हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से आप इस समय पढ़ेंगे भारतीय इतिहास। अब भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लेकर आए हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए अपने आज के इस वीडियो में जिन प्रश्नों का हमने संग्रह लिया है उन प्रश्नों में सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन मिलता है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, चाहे आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन या इसके अतिरिक्त जो भी है, इसमें आपको 25 क्वेश्चन प्रत्येक वीडियो में मिल रहे हैं। तो इस वीडियो में भी आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे और मेरा प्रयास है कि आपको मैं उन्हीं क्वेश्चनों का अभ्यास कराऊं जो आपके परीक्षा में या तो पूछे गए हैं या परीक्षा में बार बार पूछे जाने की संभावना है। फिलहाल जो भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं अपने इन वीडियो में वो सब कहीं ना कहीं परीक्षा में आए हुए हैं। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन को देख रहे हैं। मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन मिलता है। तो देखिए मौर्य काल की बात है कि मौर्य काल से संबंधित कोई पुस्तक है, तो आप ध्यान देंगे कि कौन सी पुस्तक है। तो मौर्य काल से संबंधित जो पुस्तक है वो है इंडिका। इंडिका ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या है, जहाज निर्माण और नाविक गतिविधियों का वर्णन किया गया है। तो मौर्य काल में जो मेगास्थनीज की इंडिका या अर्थशास्त्र किसकी है, कौटिल्य की या विष्णुगुप्त की या चाणक्य, तीन नाम है, आप इनको तीनों नाम इनका ध्यान रखेंगे। देखिए इंडिका अर्थशास्त्र तथा स्टेवो के विवरण, देखिए इंडिका के कुछ पार्ट जो है गायब हो गए, नहीं मिल पाए, तो उसके जो है अधिकांश भाग स्टेवो ने अपने लेखों में संकलित किया है। तो उनके भी लेखों से हमें ये जानकारी मिलती है कि उस समय जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन जो है मेगास्थनीज की जो इंडिका है इसमें और अर्थशास्त्र में था। और स्टेवो के द्वारा जो मुख्य बात कही गई है वो ये है कि मौर्य शासकों का जहाज निर्माण में शिल्प पर एकाधिकार था। इसका मतलब मौर्य काल में जहाज निर्माण का कुछ अलग ही हिसाब किताब था जो वास्तव में कुछ विशेष था, इसलिए इस पर उसने जोर दिया स्टेवो ने और अपने विवरण में उसने लिखा, इंडिका पर आधारित है ये। उसने अपने विवरण पर लिखा, क्या लिखा अपने विवरण में, कि मौर्य शासकों का जो जहाज निर्माण के शिल्प पर एकाधिकार था। का मतलब यह है कि मौर्य काल में जहाज निर्माण का कार्य सबसे ज्यादा यही होता था, अर्थात मौर्य काल में ही होता था। इससे अच्छा और कहीं नहीं देखा गया, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए इंडिका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित यात्रियों के भारत आगमन का सही क्रम क्या है। तो देखिए भारत आगमन का जो सही क्रम है वो आपको बताना है। तो देखिए आपको अल-बरूनी, इब्न बतूता और वास्को डी गामा, नूनीज, ये चार नाम यहां दिए गए हैं। इनके क्रम जो रहे हैं आने के, उसके हिसाब से हम इनको क्या करेंगे, जो ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, इनमें से चॉइस करेंगे। तो देखिए गणित, ज्योतिष, दर्शन और संस्कृत का उच्च कोटि का विद्वान था कौन, अल-बरूनी। और अल-बरूनी जो है वो महमूद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण के समय 1024 के लगभग 1024 या 25 में उसी की सेना के साथ भारत आया था। किसकी सेना के साथ, सोमनाथ के आक्रमण के समय जब महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करने के लिए आ रहा था तो इन्हीं की सेना के साथ चले आए थे कौन, अल-बरूनी। और कब आए थे, 1024-1025 का इनका समय काल रहा है। इब्न बतूता, अब इब्न बतूता की बात की जाए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर ये आए थे भारत में, और कब, 1333 ईस्वी में। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 में कालीकट में उतरा था, जिसका स्वागत किसने किया था, जमूरिन ने। आपको ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे कि ये कब आए थे, 1498 में। और कहां आए थे, कालीकट पर। तो आप देखेंगे अब इसके बाद जो है अगले आपके नूनीज,
नूनिज ये भी एक पुर्तगाली यात्री थे, ये भी पुर्तगाल से ही आए थे। और ये कब आए थे? 1535 में भारत आए थे। और एक नाम और है मनुची, जो आपकी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, तो ये आए थे 1653 में भारत आए थे। तो देखिए ये जो नाम है आपको इब्न बतूता और ये आपका अल बरूनी, वास्को डी गामा, नूनिज, ये नाम आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे मिल रहा है, ये आपको एक बार नहीं कई बार मिलेंगे। जब हिस्ट्री के क्वेश्चन आप देखेंगे और परीक्षा के आए हुए पेपरों को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको बार बार मिलेगा। तो हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। पहले अल बरूनी आए, फिर इब्न बतूता, फिर वास्को डी गामा और लास्ट में नूनिज। तो आप देखेंगे कि कब कब आए थे ये? 1024 में आए थे सोमनाथ पर आक्रमण करने के लिए, जब महमूद गजनवी आए तो इनके साथ आए थे अल बरूनी। और इसके बाद इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आए थे, लेकिन कब आए थे? 1333 में। तो 1024 के बाद 1333 इनका हो गया। इसके बाद देखते हैं वास्को डी गामा कब आए? 1498 में। और कहां आए थे? कालीकट में उतरे थे, जमोरिन ने इनका जो है स्वागत किया था। और लास्ट में फिर आए नूनिज, कब आए? 1535 में। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी ने अपनी पुस्तक में सिकंदर लोदी के शासन के विषय में क्या लिखा है? उसका शासन पूर्ण निरंकुश था, अमीरों को अर्ध स्वतंत्रता प्राप्त थी, उपरोक्त दोनों कथनों के बीच की स्थिति थी, अमीरों को पूर्ण स्वतंत्रता थी। तो देखिए अमीरों को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी, गलत है। और उपरोक्त दोनों कथनों के बीच की स्थिति थी, तो क्या? उसका शासन पूर्ण निरंकुश था, अमीरों को अर्ध स्वतंत्रता प्राप्त थी, इन दोनों के बीच की स्थिति थी। मींस ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन विजयनगर साम्राज्य में नहीं आया था? मतलब विजयनगर साम्राज्य में इनमें से 3 आए थे और कोई एक नहीं आया था। कौन? मनुची, नूनिज, अब्दुल रज्जाक और निकोली कोंटी। तो निकोली कोंटी भी आए थे, अब्दुल रज्जाक भी आए थे और नूनिज भी आए थे, जबकि मनुची जो हैं ये नहीं आए थे। और देखिए निकोली कोंटी के थे, निकोली कोंटी जो थे ये इतावली यात्री थे, मीन्स इटली के। और फारस का यात्री था अब्दुल रज्जाक, जो क्रमशः देवराय प्रथम तथा देवराय द्वितीय के समय में भारत आए थे। और पुर्तगाली लेखक जो नूनिज थे वो कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर आए थे, जबकि मनुची जो थे वो विजयनगर साम्राज्य में नहीं आए थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि नहीं आया इसमें पूछा जा रहा है, ना कि आया। तो आए 3 लोग थे, एक नहीं आए थे, वो कौन? मनुची। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न घटनाओं को सही क्रम में लिखिए। बैरम खां का पतन, असीरगढ़ की विजय और हल्दी घाटी का युद्ध, अबुल फजल की हत्या। तो देखेंगे हम बैरम खां का जो पतन हुआ वो 1556 ईस्वी में हुआ, और हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ वो 18 जून 1576 को हुआ। असीरगढ़ का विजय ये कब हुआ? 1600 ईस्वी में। अबुल फजल की हत्या कब हुई? 1602 में। तो हम देख रहे हैं सबसे पहले क्या? बैरम खां का पतन, और फिर उसके बाद क्या? हल्दी घाटी का युद्ध, मतलब फर्स्ट और थर्ड। फिर उसके बाद क्या हुआ? असीरगढ़ का विजय, और असीरगढ़ की विजय मीन्स ऑप्शन नंबर 2 मीन्स 132 और उसके बाद 4। तो 1 3 2 4 मीन्स ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 है, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से देख लेते हैं। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था जो थी उसके बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मनसबदार का पद सैनिक और वंशानुगत होता था। जाट और सवार का पद मनसबदार से संबंधित था। प्रशासनिक अधिकारी मनसबदार होते थे
और मनसब की 33 श्रेणियां थी। तो देखिए 33 श्रेणियां तो थी, राइट है ये। प्रशासनिक अधिकारी मनसबदार होते थे, ये भी सही है। जात और स्वाद का पद मनसबदार से संबंधित था, ये भी सही है। मनसबदार का पद सैनिक और वंशानुगत होता था, ये सही नहीं है, वंशानुगत नहीं था। मीन्स ऑप्शन नंबर ए। तो वंशानुगत नहीं था, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा कथन सही नहीं है, मीन्स गलत है। तो ये 3 सही हैं और ये क्या है, सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, विनय पत्रिका के लेखक थे। विनय पत्रिका के लेखक कौन हैं? तुलसीदास जी, कबीर, सूरदास, रहीम। देखिए ये तो आप हिंदी में भी पढ़ चुके हैं इनके बारे में, और यहां देखिए हिस्ट्री में भी इनका नाम लिया जा रहा है। तो तुलसीदास की जो रचनाएं हैं वो क्या हैं? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, बरवे रामायण, सतसई, गीतावली, कवितावली, रामलला नाहछू, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनमें से मैंने कुछ नाम ले लिए। अब इसके अतिरिक्त भी कुछ इनकी रचनाएं हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। अब आप देखेंगे कबीर, तो देखिए यहां जो पूछा गया विनय पत्रिका, तो विनय पत्रिका जो है इसमें शामिल है, जो मैंने आपको नाम बताया। तो इसका मतलब तुलसीदास की ही ये रचना है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका के लेखक कौन है? तुलसीदास। अब कबीर की रचनाएं क्या है? साखी, शबद, रमैनी, आप जानते ही हैं, और ये आपने पढ़ा भी है और परीक्षा में अक्सर पूछा भी जाता है। सूरदास के बारे में अगर पूछा जाए तो सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, नल दमयंती, नागलीला, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने 4-5 नाम ले लिए। इसके बाद रहीम के बारे में अगर देखा जाए तो रहीम रत्नावली, रहीम कवितावली और रहीमन चंद्रिका, रहीमन शतक। तो रहीम से संबंधित जो है ज्यादातर उनमें रहीम का नाम जुड़ा हुआ है। तो चलिए आप देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारियों के भारत आगमन का सही क्रम क्या है? यहां भी आपको भारत आगमन पर सही क्रम इनका जो है वो आपको देखकर बताना है कि पहले कौन है, फिर उनके बाद कौन है, फिर उनके बाद कौन है। तो देखिए पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। सबसे पहले पुर्तगाली आए, बिल्कुल सही है। अंग्रेज उसके बाद आ गए, गलत है। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए और उसके बाद फ्रांसीसी आए। और देखिए ऑप्शन नंबर सी, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज। ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेज, डच और इसके बाद पुर्तगाली, फ्रांसीसी। तो देखते हैं हम, जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली आए सबसे पहले, फिर उसके बाद कौन आया? पुर्तगाली कब आए? आप अभी मैंने आपको बताया 1498 में आए, वास्को डी गामा आया था सबसे पहले। उसके बाद डच आए 1605 में, और 1611 में आए अंग्रेज, और लास्ट में आए फ्रांसीसी 1664 में। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। जो क्रम है ये है आपका आरोही क्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अकबर ने असीरगढ़ की विजय कब प्राप्त की? ये तो अभी क्वेश्चन में आ चुका है। असीरगढ़ की विजय कब प्राप्त की? 1600 में। असीरगढ़ की विजय 1600 में प्राप्त की, अभी ही आपने पढ़ा। और 1602 में क्या हुआ था? अबुल फजल की हत्या हुई थी। तो ये दोनों थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। अकबर ने असीरगढ़ की जो विजय प्राप्त की थी वो कब की थी? 1600 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फोर्ट विलियम कहां पर स्थित है? फोर्ट विलियम का नाम आते ही आपके तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कलकत्ता। फोर्ट विलियम कहां स्थित है? कलकत्ता में स्थित है, तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो 1698 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी को सुल्तानती, कालीकता और गोविंदपुर नाम के 3 गांव की जिम्मेदारी इनको मिली थी। और यहां पर ये एक नई किलेबंदी इनके द्वारा की गई, जिसे क्या किया गया, क्या नाम दिया गया? फोर्ट विलियम की संज्ञा दी गई। तो ये जो है फोर्ट विलियम कहां है? कलकत्ता। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहां स्थापित किया? तो अंग्रेजों ने अपना पहला जो व्यापारिक केंद्र उन्होंने स्थापित, देखिए अंग्रेज जब आए तो ऐसा नहीं कि आते ही इनको तुरंत जो है एक ही बार में यहाँ
काम करने के लिए मौका मिल गया, ऐसा नहीं है। ये एक बार आए तो फिर असफल रहे और दूसरी बार जब आए तो इनको सफलता मिली, और कब? जहांगीर के शासनकाल में ही। तो देखिए, भारत में जो इनकी व्यापारिक कोठियों की बात अगर की जाए तो स्थापित करने का जो अंग्रेजों का पहला प्रयास था वो 1608 में हुआ, और 1613 के प्रारंभ में जहांगीर द्वारा जारी इनको एक फरमान मिला, एक आज्ञा पत्र मिला, जिसमें अंग्रेजों को सूरत में इनको स्थायी रूप से एक कोठी खोलने का आदेश दे दिया गया था कि आप सूरत में एक कोठी खोल सकते हैं। और इन्होंने क्या किया? दक्षिण पूर्वी समुद्री तट पर अंग्रेजों ने फिर 1611 में मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम ऐसे नाम दिया होगा, इसमें एक व्यापारिक कोठी इन्होंने कायम की थी। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि सबसे पहले जो इन्होंने लगाई अपनी कोठी या अपनी जब इन्होंने व्यापारिक केंद्र जिसको बनाया वो क्या है? आपका ऑप्शन नंबर ए, सूरत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको ध्यान से देखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शैव वैष्णव धर्म का समन्वय किस संत ने स्थापित किया? देखिए, शैव और वैष्णव धर्म दोनों की बात की जा रही है, तो शैव वैष्णव धर्म का समन्वय किस संत के द्वारा स्थापित किया गया? तो वो हैं आपके रामानंद जी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, रामानंद जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। आंध्र भोज की उपाधि किसने धारण की? आंध्र भोज की उपाधि किसने धारण किया, किसको मिली? कृष्णदेव राय, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम और अधिराजेंद्र। तो देखिए, कृष्णदेव राय की अगर बात की जाए तो ये जो है विजयनगर साम्राज्य के श्रेष्ठतम शासक रहे हैं। इनका जो शासनकाल रहा वो क्या रहा? श्रेष्ठतम युग रहा इस हिसाब से। तो ये सफल प्रशासक थे विजयनगर साम्राज्य के, और साथ ही साथ महान विद्वान, विद्या प्रेमी एवं कला के संरक्षक भी थे। और इन्हीं के समय काल को क्या कहा जाता है? तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। और उसके दरबार में तेलुगु के 8 महान दिग्गज थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? अष्ट दिग्गज कहा जाता था। तो अष्ट दिग्गज से भी संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप तुरंत इनका नाम लेंगे, किसका? कृष्णदेव राय का। आगे बढ़ते हैं। आंध्र भोज, अच्छा हमारा जो क्वेश्चन है, आंध्र भोज की उपाधि किसने धारण की? तो कृष्णदेव राय ने। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, इस्लाम की राजधानी से भेजे गए वस्त्र, आभूषण तथा उपहार को सुल्तान, उसके पुत्र तथा अमीरों आदि ने ग्रहण किया। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो इस्लाम की राजधानी की बात की जा रही, तो इस्लाम की राजधानी, अभी इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस्लाम की राजधानी किसे कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे शायद इसी में मिल जाए। इस्लाम की राजधानी से भेजे गए वस्त्र, आभूषण तथा उपहार को सुल्तान, उसके पुत्र और अमीरों ने क्या किया? ग्रहण किया। यह कथन किसके लिए है? किस शासक के लिए कहा जा रहा है? ये कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज तुगलक, मुहम्मद तुगलक, इल्तुतमिश। तो देखिए, ये है आपके इल्तुतमिश, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इस्लाम की राजधानी से जो भेजे गए वस्त्र, आभूषण और उपहार थे, उसको इन्होंने खुद भी, इनके पुत्र और अमीरों ने इन्हें ग्रहण किया खुशी खुशी। तो देखते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, उपरोक्त कथन में इस्लाम की राजधानी क्या है? देखिए, यही मिल गया आपको। उपरोक्त कथन में इस्लाम की राजधानी से क्या मतलब है, मतलब किसके बारे में कहा जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी, बगदाद के बारे में कहा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी इसी से संबंधित है। प्रश्न संख्या 14 में वर्णित कथन किस पुस्तक से लिया गया है? वही बात जो अभी कहा गया कि सुल्तान और उसके पुत्र और अमीरों ने जो वहां से वस्त्र, आभूषण आदि आए थे उपहार स्वरूप, उनको ग्रहण किया। ये जो है कहां वर्णित है, किस पुस्तक से लिया गया है? ताजुल मुआसिर, कहीं माआसिर मिलेगा, कहीं आपको मुआसिर मिलेगा। तबकाते नासिरी और तारीख फिरोज शाही, फतवाए जहांदारी। तो ये जो 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शनों में से एक है तबकाते नासिरी, जो इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन है। और
ये परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तबकात नासिरी, ताजुल मुआसिर, तारीख फिरोज शाही, फतवाए जहादिरी कि इनके लेखक कौन हैं या इनसे संबंधित कौन है। तो तबकात नासिरी मिनहाज उद्दीन सिराज की ये कृति है तबकात नासिरी। और ताजुल मुआसिर किसका है? हसन निजामी का है। तारीख फिरोज शाही किसका है? और तारीख फिरोज शाही और फतवाए जहादिरी ये दोनों जो है किसके हैं? तारीख फिरोज शाही और फतवाए जहादारी ये दोनों हैं जियाउद्दीन बरनी के। बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछे जाते हैं। इन दोनों में से कोई ना कोई अकेला ही पूछ लिया जाता है। तो आप इनको याद रखेंगे कि ये किससे संबंधित है? जियाउद्दीन बरनी से। जियाउद्दीन बरनी कृत है तारीख फिरोज शाही और फतवाए जहादारी। तो ताजुल मुआसिर किससे संबंधित है? हसन निजामी से। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी तबकाते नासिरी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। लूट के धन का 80% भाग किस शासक ने लेना प्रारंभ किया था? अलाउद्दीन, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह और एक चौथा नाम भी है। चलिए देखते हैं, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, बलवन। तो लूट के धन का देखिए, लूट के धन से संबंधित क्या है? खम्स, जो इनके शरीयत में था। और शरीयत के हिसाब से जो खम्स मीन्स लूट का जो धन होता था उसका 20% क्या होता था? राजा को, और 80% क्या होता था? सैनिकों को बांट दिया जाता था जो उसमें शामिल होते थे। लेकिन कौन सा ऐसा शासक था जिसने उल्टा काम किया? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने खम्स का 80% भाग स्वयं लिया और 20% क्या किया? सैनिकों में वितरित किया। तो ऑप्शन नंबर ए में है अलाउद्दीन, और यही हमारे क्वेश्चन के राइट ऑप्शन है। अलाउद्दीन ने बिल्कुल उल्टा अपनाया तरीका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 टोडरमल भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टोडरमल किससे संबंधित है? भू राजस्व व्यवस्था संबंधित है। अब देखिए, टोडरमल भू राजस्व व्यवस्था, टोडरमल के द्वारा जो भू राजस्व व्यवस्था थी उससे संबंधित क्या है? जाप्ती, नस्क, कंकत, अनुमान। तो देखिए उससे संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर ए जाप्ती। और इसी को जो है टोडरमल, देखिए टोडरमल क्या थे? मुगल सम्राट अकबर अपने अर्थ मंत्री के रूप में टोडरमल को इन्होंने नियुक्त किया था और इनसे सहायता लिया करते थे लगान व्यवस्था को स्थापित करने के लिए। इन्होंने लगान व्यवस्था स्थापित की जो सफल भी रहा, और उसे क्या कहा जाता था? दहसाला प्रबंध, और जाब्ता या जाप्ती भी उसे पुकारा जाता था उनके शासनकाल में। तो वह मुगल जो लगान व्यवस्था का मूल आधार बनी और सफल भी हुई। जैसे मैंने भी आपको बताया कि टोडरमल भू राजस्व व्यवस्था जो थी ये बहुत अच्छी राजस्व व्यवस्था है जिसके द्वारा बड़े आसानी से राजस्व वसूला गया। और ये जो है दहशाला प्रबंध या जाप्ता या जाप्ती के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है 1739 ईस्वी में करनाल में नादिर शाह के विरुद्ध युद्ध में मुगल सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन था? आपको बताना है मोहम्मद शाह, इब्राहिम, आफताब खां, सलामत खां, इनमें से कौन था मुगल सेना का सर्वोच्च कमांडर जिसने नादिर शाह के साथ युद्ध लड़ा करनाल में 1739 में? तो देखिए क्वेश्चन जो हमारा है कि नादिर शाह के विरुद्ध युद्ध लड़ने वाले मुगल सेना का जो सर्वोच्च कमांडर था वो कौन था? तो वो थे ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित को क्रम में लिखिए। जो दिया गया है शाइस्त खां की पराजय और सूरत की लूट, पुरंदर की संधि, तोरण विजय, आपको जो है क्रम से इनको रखकर कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए ये आपको बताना है। तो देखिए तोरण का जो विजय है
वो 1647 ईस्वी में हुआ। और शाइस्त खां की पराजय 1663 में हुई। सूरत की लूट 1664 में हुई। और जो पुरंदर की संधि है वो 1665 में हुई। तो देखिए ऑप्शन जो हमारा है तोरण का विजय मीन 1647। ऑप्शन नंबर तोरण का विजय देखिए 4 में नंबर 4 है इसका। तो 4 जो है सबसे पहले कहां है, ए और सी में। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा नंबर जो है शाइस्त खां का है। इनकी पराजय 1663 में हुई। तो 1663 में शाइस्त खां की हुई मतलब पहला नंबर। तो 4 और 1 हमें कहां मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुंतखब उल लुबाब का लेखक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, वही कई बार परीक्षा में पूछा गया है। मुंतखब उल लुबाब, इनका ये जो है मुंतखब उल लुबाब, इसका लेखक कौन है आपको पूछा जा रहा है। तो काफी खां, आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और परीक्षा में कई बार पूछा गया है, यूपी पीसीएस वगैरह में पूछा गया है। काफी खां ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेनापति कौन था? तो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेनापति थे सदाशिवराव भाऊ। अब देखिए पानीपत का जो तृतीय जो युद्ध हुआ वो मराठों और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के मध्य 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया। पहला युद्ध कब हुआ? 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा 1761 में। और ये जो है युद्ध मराठों और किसके बीच हुआ? अहमद शाह अब्दाली के बीच, जिसमें मराठों की हार हो गई और बहुत बुरी तरह से हार हुई। इस युद्ध में मराठा सेनापति कौन था? सदाशिवराव भाऊ। परीक्षा में पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों के विरुद्ध अवध के शासक शुजाउद्दौला ने किस कारण अब्दाली को सहयोग दिया? मतलब मराठों का सहयोग नहीं किया उसने, क्यों? देखिए अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए, मित्रतावश, कुछ भूभाग प्राप्त कर लेने की लालसा से, उक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सिर्फ उनको डर था, किससे? उनको जो है डर था अब्दाली से, और इसी कारण शुजाउद्दौला ने क्या किया? अब्दाली का सहयोग किया कि हम अगर इसका सहयोग करेंगे तो ये हमारा नुकसान नहीं करेंगे, अर्थात अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए इन्होंने ऐसा किया। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, पानीपत के तीसरे युद्ध में कौन मुस्लिम सेनानी मराठों की ओर से युद्ध में मारा गया? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में कौन मुस्लिम सेनानी मराठों के युद्ध की ओर से मारा गया। तो युद्ध की ओर से जो इनके मारे गए वो तो थे इब्राहिम गारदी, लेकिन इब्राहिम गारदी जो थे ये इनके सेना में इनका क्या महत्व था? तो इब्राहिम गारदी जो थे, देखिए पहले ये जो है आपका कब हुआ? 1761 में युद्ध हुआ, पानीपत का तृतीय युद्ध, और कब? 14 जनवरी 1761 में, जैसे अभी मैंने आपको पीछे बताया भी। तो युद्ध में मराठों की ओर से मारा गया जो मुस्लिम सेनानी इब्राहिम गारदी था, इसका जो उनके सेना में योगदान था वो ये था कि मराठा तोपखाने का एक कार्यवाह था, मतलब तोप चलाने का कार्य करते थे। तो मराठा तोपखाने में ये कार्यवाह के रूप में थे। ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम गारदी। ये जो गार्टी लिख गया है यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आप इसको समझें, गारदी दा होना चाहिए ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, अहमद शाह अब्दाली ने 1748 में वापस जाते समय सफदर जंग को नियुक्त किया था। क्या नियुक्त किया था? मीर बख्शी नियुक्त किया था कि मंत्री नियुक्त किया था या गवर्नर नियुक्त किया था या वजीर नियुक्त किया था? तो 1747 में नादिर की हत्या के बाद अहमद शाह नामक उसके एक अफसर ने
जो अब्दाली जाति का था, अफगान शासक बना और उसने क्या किया, 1747 ईस्वी से लेकर 1767 ईस्वी तक भारत पर अनेक आक्रमण किए और 1748 में वापस जाते समय अब्दाली ने क्या किया, सफदरजंग को दिल्ली साम्राज्य का जो है क्या किया, वजीर नियुक्त कर दिया। तो क्या नियुक्त किया, वजीर। ऑप्शन नंबर सी। वापस लौटते समय इसने क्या किया, सफदरजंग को वजीर नियुक्त कर दिया। ऑप्शन नंबर सी। देखिए थोड़ा क्रम गलत हो गया है, इसलिए हमको ऑप्शन नंबर सी नीचे है तो नीचे ही अब टिक लगाना है। चूंकि सी है लेकिन ये होना चाहिए था एबीसीडी के हिसाब से ऊपर, ये क्रम थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो इसलिए वजीर से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी उसमें लिखा हुआ, इसलिए मैंने सी आपको नाम दिया। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बिना नंबर का है, मीन्स ये क्वेश्चन आपके लिए है। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार, उड़ीसा को दीवानी प्रदान करने का सर्वप्रथम विचार किसके मस्तिष्क में आया? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की क्या दे दी गई, दीवानी, और यह प्रदान करने का विचार किसके मस्तिष्क में आया? शाह आलम द्वितीय, वारेन हेस्टिंग्स और रॉबर्ट क्लाइव और आपका वेंसी टार्ट। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको अक्सर जो है आप देखेंगे, अगर पेपर उठाकर देखेंगे यूपीपीसीएस या आपका पीजीटी का, तो आपको ये अक्सर मिल जाएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी प्रदान की गई वो किसके द्वारा की गई, या किसके मस्तिष्क में ये बात आई, ऐसा पूछा जा रहा है। तो फिर आपको ये चार में से एक ऑप्शन जो राइट हो उसको आपको बताना है कमेंट के थ्रू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और आगे हम इसी तरह के आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह लेकर अपने वीडियो के रूप में आते रहेंगे। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है या हमारे प्रश्नों का संग्रह अच्छा लगता है तो आप अपने मित्रों को अवश्य ही शेयर करें और बताएं, ताकि वो भी हमारे इस पार्ट का हिस्सा बन सकें। और अगर अच्छा लगे तो अपने मित्रों को शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।